ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। एंड एज यू ऑल नो, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक स्टार्ट की हुई है। सो लास्ट वीडियोस में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो इसमें पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इट्स टूल्स, और अब हम करेंगे 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। Features of financial analysis is to present the data contained in financial statements in, मतलब हम जो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं कि हमें अपने डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है, इजी फॉर्म में, कन्वीनियंट एंड रैशनल ग्रुप्स में, कंपेरेबल फॉर्म में। तो इसका प्रॉपर आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि आप चाहे इसके टूल्स में रेशो एनालिसिस यूज़ करो या कैश फ्लो स्टेटमेंट या ट्रेंड एनालिसिस, हमारा एम यही होता है, जो बेसिक फीचर या एम है कि हमें डाटा को बहुत कन्वीनियंट और इजी फॉर्म में प्रेजेंट करना है ताकि कंपैरिजन हो सके। सो ऑल ऑफ दीज आर द फीचर्स। ओके, विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज डायनामिक। सो कौन सा एनालिसिस है जो डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब है जो टाइम के साथ साथ चेंज होता है, ठीक है। और टाइम के अगर हम रिस्पेक्ट में लें तो जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है वो हमारा डायनामिक एनालिसिस माना जाता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको डिटेल बताना चाहूँगी। जैसे आप एक टाइम लाइन ले लो, मान लो मैं कंपनी एक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब टाइम लाइन पर ये है 2000 से 18, 19, 20, 21, है ना, ऐसे हमारा ईयर चल रहा है। चाहे आप इसे कैलेंडर ईयर लो या 18, 19, 19, 20, 21, 20, 20, 21, 22, 22। अब हर ईयर के एंड में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, दैट इज़ बैलेंस शीट एंड P&L बनाते हैं। तो ये है वर्टिकल स्टेटमेंट्स। वर्टिकल का मतलब है कि इस डेट को ये सारी स्टेटमेंट्स बनी हैं। तो जब हम सिर्फ इसको एनालिसिस करते हैं तो ये हो जाता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि जो रुका हुआ है एक जगह पर, क्योंकि आपने एक ही दिन की, एक ही डे की जो स्टेटमेंट्स बनाई हैं उन्हीं को एनालाइज कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हो, तो उसे स्टैटिक एनालिसिस बोलते हैं। लेकिन अगर हम ये एनालिसिस एक्सटेंड कर लें, इस ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, जब इनको कंपेयर करते हैं आपस में ईयर आफ्टर ईयर, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जा रहा है, टाइम लाइन पे जा रहा है, तो ये हमारा एनालिसिस क्या हो जाता है, ये इस तरह से जो एनालिसिस होता है इसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या डायनामिक एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि आपने इसमें टाइम पीरियड को इन्वॉल्व कर लिया। अब आप एक पर्टिकुलर डेट को चीज़ नहीं देख रहे हो, आप 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे देख रहे हो, आप 2 ईयर्स के टाइम स्पैन पे देख रहे हो, तो ये हो जाता है हमारा डायनामिक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। वर्टिकल आपका स्टैटिक है और हॉरिजॉन्टल आपका डायनामिक है, क्योंकि आप इसमें टाइम की डायमेंशन ले रहे हो। सो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज डायनामिक एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज स्टैटिक। तो स्टैटिक क्या है, हमने वर्टिकल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर लिया। जो हम वर्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक के बाद एक स्टेटमेंट एक पेज पे बनती जाती है। एक आपकी शीट स्टार्ट हो गई, आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, फिर आपने बैलेंस शीट बना दी, ठीक है ना। उसके बाद आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हो, उसके बाद आपके जो कंपनी के ऑडिटर्स हैं या कंपनी का CEO है उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट्स आपकी वर्टिकल हैं, एक ही पेज पर, एक ही लाइन में एक के बाद एक आ रही हैं। तो इसलिए इसे हम कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस, और ये होता है स्टैटिक। स्टैटिक क्योंकि ये एक जगह पे रुका हुआ है। स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ है, और जो डायनामिक होता है वो होता है जो सिचुएशन और टाइम के हिसाब से चेंज होता है। जैसे हम कहते हैं ना डायनामिक पर्सनैलिटी है, क्योंकि वो चेंज हो रही है बाय टाइम। तो इसलिए जो बाय टाइम चीज़ें चेंज होती हैं तो वो एनालिसिस होते हैं डायनामिक। विच एनालिसिस इज बेस्ड ऑन ओनली 1 ईयर्स डाटा। तो 1 ईयर का डाटा अगर हम कोई लेते हैं तो वो होता है वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल एनालिसिस में आप एक ही पर्टिकुलर ईयर का डाटा लेते हो। बाकी सब में क्या है कि आप एनालिसिस जब करते हो तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कंपेयर कर रहे होते हो। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपका 1 ईयर का डाटा इस तरह से नहीं है, क्योंकि आपने पिछला बैलेंस भी ले लिया। सो वर्टिकल एनालिसिस होता है 1 ईयर का डाटा। Now, main objective of analysis of financial statements is to know the financial strength, to make a comparative study, to know the efficiency of management. तो ये सारे objectives होते हैं। So आंसर क्या होगा, all of the above. नेक्स्ट है, analysis of financial statements is significant। मतलब important क्यों है, किसके लिए है, क्रेडिटर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, ऑल ऑफ दी अबव।
तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्रेडिटर्स हों तो उनको कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन के लिए अपनी जो कैश उनको देखना है कि हमें पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैनेजर्स को कंपनी की परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। एम्प्लॉयज़ भी कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन से अफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनके जॉब्स कंपनी पर डिपेंड कर रही हैं, उनकी सैलरी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। तो ये सबके लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। ऑलराइट, फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम सिग्निफिकेंट बिकॉज, तो क्यों सिग्निफिकेंट होता है? बिकॉज इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, ये तो इसकी लिमिटेशन है। इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। येस, फाइनेंशियल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर कर रहा है, कितने अच्छे से आपका काम चल रहा है। बाकी लैक्स क्वालिटेटिव एनालिसिस, अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस, ये तो सारी लिमिटेशंस हैं। ओके, नाउ व्हेन बैड पोजीशन ऑफ अ कंपनी इज ट्राइड टू बी डिपिक्टेड एज गुड, जब आप कंपनी की खराब पोजीशन को, जब कंपनी लॉस में जा रही है या नुकसान हो रहे हैं या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है, लेकिन आप उसको शो कैसे कर रहे हो? आप शो कर रहे हो अच्छा। तो इसे क्या कहते हैं? इसके लिए खास टर्म है विच वी यूज़, इट इज़ कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि आपने पर्दा डाल दिया, जैसे विंडोज़ पे पर्दे डाल देते हैं तो दिखता नहीं है ना अंदर क्या हो रहा है। तो इसी तरह से आप कि कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है वो लोगों को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलते हैं। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक तरह से विंडो हैं टुवर्ड्स द हेल्थ ऑफ द बिजनेस, इनसाइड ऑफ द बिजनेस। और जब आप अपनी स्टेटमेंट्स को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो तो आपने एक तरह से पर्दा डाल दिया, आप लोगों को दिखा रहे हो अच्छा है, अंदर क्या है किसी को नहीं पता चल रहा। सो दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। ओके, फॉर होम द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट सिग्निफिकेंट। अब किसके लिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है? इन्वेस्टर के लिए है क्योंकि उनका तो पैसा फंसा हुआ है। गवर्नमेंट के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली टैक्सेशन पॉलिसी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाती है। एम्प्लॉयज़ के लिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि उनकी जॉब की सिक्योरिटी और उनकी सैलरी इस पे डिपेंडेंट है। बट ये जो एम्बेसडर ऑफ इंडिया है उसके लिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सो इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट फॉर एम्बेसडर। उसको क्या करना है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो लिमिटेशन क्या होती है? इट इज़ अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, येस ऑफ कोर्स। डिफ़िकल्टी इन फोरकास्टिंग, थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि फोरकास्ट होता है फ्यूचर रेडी, आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहते हो, लेकिन जो आप एनालिसिस कर रहे हो वो तो आप पुराना कर रहे हो, तो इट्स नॉट ऑलवेज कि जो पीछे हुआ वो आगे भी आएगा। सो डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि आपको फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग करनी है, तो आपको फ्यूचर के इवेंट्स को भी ध्यान में रखना होगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या आ रही हैं, ठीक है ना, हमारी दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कैसे हैं। क्योंकि अगर आपका एक्सपोर्ट का बिज़नेस है या आप अपना इनपुट इंपोर्ट करते हो तो ये चीज़ें मैटर करेंगी, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस हैं हमारी स्टेटमेंट्स के एनालिसिस की। डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस लेवल, ऑफ कोर्स ये भी एक लिमिटेशन है। सो ऑल ऑफ द अबव, ये सारी लिमिटेशंस हैं। प्राइस लेवल चेंजेस जो है ना, ये कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसा है कि जब हम स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, मान लो आप अपनी स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करते हो, सेल्स जो हैं वो लास्ट ईयर की थी 20 लाख्स की, ठीक है, इस ईयर की सेल्स हो गई 25 लाख्स की। आप इसे कैसे एनालाइज करोगे? आप कहोगे जी इसमें 5 लाख की इंक्रीज़ हो गई, 5 लाख की सेल बढ़ गई, जिसका मतलब है 25%, 5 लाख अपॉन 20 लाख, 25% आपकी सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है जी, बिज़नेस की सेल इंक्रीज़ हो रही है, बिज़नेस का कस्टमर बेस बढ़ रहा है ना। ये तो आप कहेंगे कि ये तो प्राइस लेवल चेंजेस में ये तो अच्छा है, लेकिन इसमें जो प्राइस लेवल चेंजेस हैं वो क्या है कि ये जो फिगर्स हैं ये रुपीज़ में है, तो जो चेंजेस प्राइस के कारण आए हैं वो तो इसमें आएंगे ही नहीं। अब मान लो आपका तो सरसों के तेल का बिज़नेस है, जो पहले 100 रुपये का लीटर बिक रहा था अब वो 200 का पर लीटर बिक रहा है। तो आपकी एक्चुअल सेल, आपका एक्चुअल मार्केट बेस कितना रहा, आपका सेल्स इन यूनिट्स कितना है। यहाँ पर आपने सेल किया 20,000 लीटर्स और यहाँ पर आपने सेल कितना किया है 11,250 लीटर्स। तो रियलिटी क्या है? अगर हम प्राइस लेवल चेंजेस इसमें इंक्लूड कर लें तो रियलिटी में आपका बिजनेस नीचे जा रहा है, ठीक है। सो प्राइस लेवल चेंजेस भी लिमिटेशन है, क्योंकि जब हम एनालिसिस करेंगे हम ये देखेंगे ही नहीं, ये तो हमारी स्टेटमेंट के एनालिसिस में आएगा नहीं, वो तो ये दिखा रहा है और ये अच्छा दिखा रहा है। सो ये भी एक लिमिटेशन है। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिमिटेशन। नॉट वर्ड कई बार बीच में ना गुम जाता है जब हम जल्दी क्वेश्चंस पढ़ते हैं, सो ध्यान से पढ़ना है। सो कौन सी लिमिटेशन नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? इट इज़ अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस, ये तो लिमिटेशन है। टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ,
तो ये तो लिमिटेशन थोड़ा ना, ये तो बेनिफिट है, क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हो तो उससे आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का पता चलता है। ये तो एक मेरिट है, एडवांटेज है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंस है इसकी। ये लिमिटेशन नहीं है। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये लिमिटेशंस है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम्स यूजलेस बिकॉज, ये यूजलेस क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इट मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी, इट मेजर्स द सॉल्वेंसी, इट लैक्स क्वालिटेटिव एनालिसिस, इट मेक्स अ कंपैरेटिव स्टडी। ये तो यूटिलिटी है, तो जो यूजलेस है वो इस वजह से है कि इसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स नहीं आए हैं, आपने सिर्फ अमाउंट्स को कंसिडर किया है। ओके, सो क्वालिटी कंसिडर नहीं की है, इसलिए ये हमारा एनालिसिस यूजलेस हो जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज स्टेटेड कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं या हम उनका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उस टाइम पे वी नीड टू सी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, वी नीड टू सी एनवायरनमेंट, मतलब हमारा गवर्नमेंट का क्या सिनेरियो है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या जा रही है, ठीक है ना, और हमारे कंपनी की अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं, उसमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा। ये चीज़ें भी साथ में रख के फिर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, अदरवाइज़ हमारा जो एनालिसिस है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस आर इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, फाइनेंस, ऑल ऑफ दी अबव। सबको इंटरेस्ट होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी इंटरेस्ट होता है, बिकॉज वो कंपनीज़ को, बिजनेसेस को लोन देती हैं, तो उनको इंटरेस्ट होता है कि हमारा पैसा सेफ रहे और हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो अमाउंट का रीपेमेंट है वो टाइमली हो। नेक्स्ट है मेन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। मेन लिमिटेशन क्या है? टू नो दी अर्निंग कैपेसिटी, टू नो दी स्ट्रेंथ, कंपैरेटिव स्टडी, ये तो सारे बेनिफिट्स हैं। लिमिटेशन क्या है? इट डजंट रिफ्लेक्ट दी प्राइस लेवल चेंजेस, ये मेन लिमिटेशन है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, फॉर होम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। सो किसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस सिग्निफिकेंट नहीं है? इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, बट पॉलिटिकल एडवाइज़र ऑफ प्राइम मिनिस्टर उसके लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल एडवाइज़र है, वो पॉलिटिक्स के बारे में बताएगा। बट यहाँ पर अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र होता तो शायद उसके लिए यूज़फुल हो जाता, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइज़र है, वो बजट वगैरह बताएगा, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को गाइड करेगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट पॉलिटिकल एडवाइज़र के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स शो द चेंजेस इन। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो वो चेंजेस कैसे दिखाती हैं? परसेंटेज में, एब्सोल्यूट अमाउंट्स में, या दोनों में? सो इन केस यू हैव डन दिस चैप्टर, आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें दिखाती हैं। आपके स्टेटमेंट में ऐसे 4 कॉलम्स बनते हैं अमाउंट्स के, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फिर एब्सोल्यूट चेंज रुपीज़ टर्म में, और फिर परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो ये परसेंटेज और एब्सोल्यूट दोनों दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड टू नो। क्रेडिटर्स का किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है? लिक्विडिटी, प्रॉफिट, एफिशिएंसी, शेयर कैपिटल, उनका इंटरेस्ट होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कैश की पोजीशन क्या है। आपके क्रेडिटर हैं, उन्होंने आपको क्रेडिट पर कोई चीज़ दी हुई है, उनको अपना पैसा वापस लेना है, तो वो पैसे में इंटरेस्टेड होंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, उनको कैश चाहिए, अपना पैसा वापस चाहिए। सो दे आर इंटरेस्टेड इन लिक्विडिटी। बट इसकी जगह अगर लेंडर होते, लेंडर वो होता है जिसने आपको उधारियाँ दी हैं, लोन दिए हैं, उनको इंटरेस्ट भी मिलना है और उनकी कैश पेमेंट भी होनी है, तो उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट हो सकता है ये जानने में कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है और सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज स्टेटमेंट ईच आइटम ऑफ बैलेंस शीट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ। कॉमन साइज का मतलब है आप सब चीज़ को एक कॉमन पैरामीटर पे ले आते हो, तो जो टोटल होता है ना बैलेंस शीट में, चाहे आप इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ लो या आप एसेट्स के कंपोनेंट्स लो, जो टोटल है उसको 100 मान लिया जाता है और उसके बेसिस पर जो बाकी के कंपोनेंट है उनकी परसेंटेज लिखी जाती है, ठीक है। सो ईच आइटम ऑफ द बैलेंस शीट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ, या तो वो टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी होगा या टोटल एसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज डायनामिक। तो मैंने बताया था डायनामिक होता है जो टाइम के साथ बदले, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस जो है सब एनालिसिस में ये लाइन होती है टाइम लाइन की,
ठीक है। तो यहाँ पे ईयर वाइज टाइम वाइज एनालिसिस हो रहे होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस डायनामिक होता है। विच इज़ स्टैटिक, तो स्टैटिक होते हैं वर्टिकल। वर्टिकल क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ईयर के लिए मे बी 2019-20 यहाँ वर्टिकल में हमारी स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये वर्टिकल स्टेटमेंट्स हैं और इसी को हमें आपस में एनालाइज करना है। नेक्स्ट 21, क्रेडिटर्स और सप्लायर्स आर इंटरेस्टेड टू नो। क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट किस में होता है, अभी बताया था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी पोजीशन में, क्योंकि उनको अपना पैसा वापस चाहिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना प्रॉफिट कमाते हो, अगर आप उनको उनका पैसा वापस कर रहे हो दैट इज़ इनफ फॉर देम। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ वन पीरियड विद दोज ऑफ अनदर पीरियड ऑफ द सेम फर्म। जब हम एक ही फर्म को डिफरेंट टाइम पीरियड पर कंपेयर करते हैं तो वो कहलाता है इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, तो इंट्रा फर्म मतलब विद इन अ फर्म, एक ही फर्म का अंदर अपने ही वैल्यूज़ के साथ कंपैरिजन, वो होता है इंट्रा फर्म एनालिसिस। ओके, विच इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नॉट अ लिमिटेशन, तो क्या लिमिटेशन नहीं है। इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट, ये तो लिमिटेशन है। नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, ये भी लिमिटेशन है। इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, ये तो इसका बेनिफिट है क्योंकि ये तो हेल्प मिल रही है, आप कंपैरिजन कर पा रहे हो, ठीक है। इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, तो ये तीनों लिमिटेशंस हैं और इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन एक्चुअली इसकी इम्पॉर्टेंस है, बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मोस्ट कॉमनली यूज टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। सो फाइनेंशियल एनालिसिस के कॉमनली यूज टूल्स क्या हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियोज, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी टूल्स यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, दिस आइटम इज़ नॉट यूज एज अ टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसे यूज़ नहीं करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टेटमेंट। तो बताओ इसमें आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की स्टेटमेंट एक एनालिसिस की टूल नहीं है, बाकी सब आप एनालिसिस में यूज़ करते हो। अंडर विच टूल 100% इज़ टेकन एज अ बेस, तो किस में हम 100% लेते हैं, वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम 100 टोटल को 100 ले लेते हैं, फिर सारी चीज़ें उसके कंपैरिजन में एज अ रेशो कैलकुलेट होती हैं। नाउ विच इज़ नॉट अ टूल ऑफ एनालिसिस, इसमें से क्या चीज़ टूल नहीं है, ट्रेंड एनालिसिस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये बेसिकली क्या होती है, बैलेंस शीट इन सिंगल एंट्री सिस्टम। जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम करते हो, छोटे मोटे बिजनेस का वर्किंग कर रहे होते हो, तो वो लोग अपनी बैलेंस शीट को एक अलग नाम से बुलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, इट इज़ नॉट अ टूल ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ एनालिसिस। अगेन सिमिलर क्वेश्चन बट अब डिफरेंट पॉइंट्स हैं आपके। अकाउंटिंग रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, क्योंकि आपको ये पता है ये एनपीओज में बनाई जाती है, इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस का नहीं है, ये स्टेटमेंट का पार्ट है। ओके, नाउ अगेन विच इज़ नॉट अ मैथड ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कॉमन साइज है, स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज़ नॉट अ टूल, ये आपका एनालिसिस का टूल नहीं है, ये तो एक स्टेटमेंट है, या आप ये कह सकते हैं कि ये डेटर्स अकाउंट की एक कंपोनेंट है। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगेन ये भी आपका एनालिसिस का टूल है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, कॉमन स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज़ नॉट अ एनालिसिस पार्ट। विच एनालिसिस डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। सो दो फिगर्स में रिलेशन कौन बताता है, रेशो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, क्यूमुलेटिव फिगर्स, डिविडेंड। तो रेशो एनालिसिस होता है जिसमें आप एक चीज़ को, रेशो का मतलब क्या है, एक कंपोनेंट को दूसरे के साथ रिलेट करते हो। जैसे आपने सेल को और प्रॉफिट को रिलेट किया, आपने करंट एसेट्स को टोटल एसेट्स के साथ रिलेट किया, तो ये रेशो एनालिसिस जो होता है ना, ये होता है आपका रिलेशनशिप बताने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वन फर्म विद दोज ऑफ अनदर फर्म। जब आप एक फर्म का दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हो तो वो इंटर फर्म कंपैरिजन होता है। जैसे आपने कभी स्कूल में किया होगा इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्कूल का मतलब होता है कि दूसरे स्कूलों के साथ आपका कंपटीशन है। सो इंटर फर्म मतलब फर्म्स का आपस में कंपैरिजन, एक का दूसरे के साथ। इन विच एनालिसिस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, किसमें हम कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस में कॉस्ट को रेवेन्यू के इक्वल लिया जाता है। आप ये मानते हो कि जितनी कॉस्ट है वो रेवेन्यू के इक्वल है, मतलब हमने ब्रेक इवन कर लिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग 33 क्वेश्चन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल एनालिसिस। सो फाइनेंशियल एनालिसिस किसका पार्ट नहीं है प्रेजेंट करने का,
एब्सोल्यूट फिगर कंपैरिजन, रेशो मेथड, क्यूमुलेटिव फिगर्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स। तो एनालिसिस में क्या नहीं आता है, इसमें एनालिसिस में एनुअल रिपोर्ट नहीं आती है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग, ये तो एक रिपोर्ट है जो एंड में कंपनी को प्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट क्या कहलाता है। अभी मैंने बताया था ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब बराबर हो गया, कॉस्ट और सेल्स बराबर हो गई हैं, आपने बिल्कुल इवनली ब्रेक कर दी चीज़ें। नो प्रॉफिट नो लॉस। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, जो ट्रेंड एनालिसिस होता है ना, ये टाइम पर बेस्ड होता है। आप ट्रेंड देख रहे हो, जैसे आपने सेल्स जो हैं पिछले लास्ट 10 ईयर्स की सेल्स को आपने पॉइंट कर लिया कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये इतनी सेल्स हैं, तो ये ट्रेंड एनालिसिस है। ये बता रहा है कि डिफरेंट ईयर्स में ओवरऑल आपका जो सेल फिगर है वो ऊपर ही जा रहा है, तो ये आपने ट्रेंड देखा कि हमारा आगे भी सेल बढ़ेगा। तो ट्रेंड एनालिसिस जो होता है ये कंपैरेटिव स्टडी होती है ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, आप टाइम लाइन पर इसको स्टडी करते हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एट्सेट्रा। ओके, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, ऑफ कोर्स ये भी हमें समझ में आ रहा है। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, क्योंकि जब आपने पिछले 10 ईयर्स का मूवमेंट देख लिया तो आप आगे का फोरकास्ट करोगे, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें तीनों ही आ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द ट्रेंड परसेंटेज इफ द इन्वेंट्री इज 2 लाख, 2,40,000, 3 लाख एंड 4 लाख। सो 2 लाख, 2,40,000, 3 लाख एंड 4 लाख। तो ट्रेंड में क्या होता है, हम बेस पीरियड को 100 कर लेते हैं, तो बेस हो गया 100। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाता है। सो 100 इंटू 2,40,000 अपॉन 2 लाख, 100 इंटू 2,40,000, दिस अक्रॉस इससे डिवाइड, तो ये आ रहा है 120। यहाँ पे करना है तो 100 इंटू 3 लाख अपॉन 2 लाख, बेस पीरियड से 150 और ये 200। ठीक है ना, तो ऐसे आएगा। तो हमारा क्या आ गया, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा ट्रेंड एनालिसिस है। ये ट्रेंड एनालिसिस हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। जैसे ये 4 लाख वाला है, ये कैसे आया, अगर 2 लाख पे बेस वैल्यू 100 है तो 4 लाख पे तो ऑटोमेटिकली डबल हो गई ना, ये तो दिख रहा है, विजिबल है। नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है ना, तो अक्रॉस जाओ, 100 इंटू 4 लाख इज इक्वल टू 2 लाख इंटू क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे सॉल्व करते हैं ट्रेंड्स। नेक्स्ट है विच टेक्निक ऑफ एनालिसिस शोज अ कंपैरेटिव स्टडी फॉर 2 और मोर ईयर्स। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, मतलब जिसमें हम 2 या उससे ज़्यादा की एनालिसिस करते हैं। जब हम 2 चीज़ों को एनालिसिस करते हैं या उससे ज़्यादा ईयर्स का करते हैं कंपैरेटिव, क्योंकि आपने पूरी स्टेटमेंट को कंपेयर किया। कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ट्रेंड भी तो देख रहे हैं, अगर हम 2 से ज़्यादा ईयर का कंपैरिजन करें तो ट्रेंड एनालिसिस है। बट ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर चीज़ को कंपेयर करते हैं, उसका ट्रेंड देखते हैं। जैसे ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रेंड ऑफ सेल्स, ट्रेंड ऑफ एम्प्लॉयज़ कॉस्ट। तो ये ट्रेंड एक पर्टिकुलर चीज़ का होगा और ये बार बार करेंगे डिफरेंट चीज़ों के लिए। बट पूरी स्टेटमेंट को जब हम करते हैं, सारी आइटम्स को एनालाइज करते हैं, तो वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनती है। ओके, विच इज़ द टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो टूल कंपैरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो, सारे टूल्स हैं भाई। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 39, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। बोथ द टर्म्स मीन्स द सेम एंड कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। सॉरी, इन दोनों का मीनिंग अलग है। एनालिसिस का मतलब होता है आपने फिगर्स को डिफरेंट वेज से कंपेयर किया, एनालाइज किया, और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आप उस एनालिसिस को वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे हो कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे एनालिसिस में आप ये कह सकते हो, आपका मान लो प्रॉफिटेबिलिटी है 1 लाख और आपकी सेल्स हैं 4 लाख, तो आपने रेशो सॉल्व कर ली, प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो हो गई 25%, जीपी रेशो या एनपी रेशो, जो भी ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये हो गया एनालिसिस। अब इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि फॉर एवरी सेल ऑफ 100 रुपीज़ वी हैव 25 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर हम अपनी सेल से 80,000 से बढ़ा लेते हैं, हमारी सेल्स में अगर हम इतना इंक्रीज़ कर पाते हैं तो हमें इस पर 20,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कई बार ये इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग लेनी है। जैसे मान लो आपको कोई ये कहता है कि आप ना यहाँ पर बड़ा सा बिल बोर्ड लगा दो और आपकी सेल बहुत बढ़ जाएगी। आप पूछते हो भाई कितनी बढ़ेगी, वो कहता है जी आपकी सेल्स में ना आपकी सेल्स में 1 लाख की इंक्रीज़ होगी। मतलब आप कहते हो मेरी सेल्स 1 लाख बढ़ेंगी। ठीक है, अब वो कहते हैं इसकी कॉस्ट आपको 40,000 रुपीज़ की उस बिल बोर्ड की कॉस्ट है पूरे ईयर की। अब आपको सोचना पड़ेगा,
एनालिसिस तो 25% दे दिया उसने। अब इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन ये है कि इस 1 लाख पे मुझे 25% का, दैट इज़ 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो ये इंटरप्रिटेशन मुझे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। अब आप इसके रिस्पेक्ट में, अब देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था जी, एक बिलबोर्ड लगाएंगे 1 लाख की सेल हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन आपका डिसीजन क्या होगा? आपको ये लगाना चाहिए? अभी अगर 1 ईयर के लिए देख रहे हैं तो हमारा तो प्रॉफिट 25,000 बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी 40,000 की, तो फिर ये फ़ायदे में है या नहीं है? तो ये डिसीजन मेकिंग में इंटरप्रिटेशन हेल्प करती है। सो इसमें क्या है, बोथ टर्म्स आर, ये भी सही नहीं है कि डिफरेंट है और कोई रिलेशन नहीं है। एक्चुअली टर्म्स डिफरेंट हैं लेकिन रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इंटरप्रिटेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एनालिसिस। अगर हमने ये एनालिसिस, ये रेशो एनालिसिस ना किया होता तो हम ये इंटरप्रिटेशन कैसे निकालते, है ना? और इंटरप्रिटेशन के बिना अगर आप ये इंटरप्रिटेशन नहीं करोगे तो फिर इस रेशो का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे आपको डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प नहीं होनी। तो ये इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ टूल्स ऑफ एनालिसिस इंक्लूड्स कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, रेशो एनालिसिस, ये तो बार बार आ ही रहा है हमारा क्वेश्चन। सो ऑल ऑफ दी अबव। सो आई होप ये आपको क्लियर है। MCQs ऑन बेसिक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Stay learning and practicing. Stay smiling. Thank you.